और इधर कांग्रेस ने इलाहाबाद से योगेश शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया है। 2009 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे योगेश शुक्ला। वाराणसी से अभी तक अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। 2009 में बीजेपी की टिकट पर लड़े थे और इस बार कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे योगेश शुक्ला इलाहाबाद से। वाराणसी से अभी भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए और जानकारी के साथ। संजीव, यानी कि अभी भी वाराणसी में प्रियंका गांधी के नामांकन की संभावनाएं बाकी है। देखिए, ये खबर बहुत तेजी से फैली हुई थी कि वाराणसी नहीं बल्कि इलाहाबाद से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कल नामांकन की आखिरी तारीख थी और अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। लेकिन देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ तय कर लिया गया है और इसी कारण से कल नामांकन के आखिरी दिन के एक दिन पहले आज योगेश शुक्ला का नाम सामने आया है। योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और अभी हाल रीता बहुगुणा जोशी के कैंडिडेचर के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और एक बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे स्थान पर रहे थे। और अब 1989 के बाद जो सीट इलाहाबाद की कांग्रेस के पास नहीं आई है, पिछले 30 सालों से अमिताभ बच्चन ही लेकर आए थे, उसके बाद नहीं आई, वो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। और कहा जा रहा था कि प्रियंका लड़ सकती हैं, अब वहां से नहीं लड़ेंगी। तो क्या प्रियंका वाराणसी से लड़ेंगी मानक? और इस बात को लेकर अब अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं और 29 तारीख आखिरी तारीख है जब नामांकन होगा वाराणसी में और इसके पहले प्रधानमंत्री नामांकन करने वाले हैं। तो लग यही रहा है कि कहीं मामला वाराणसी से प्रियंका का तो नहीं बन रहा। जी संजीव, एक चीज और बताइए, वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में कांग्रेस उतारती है तो रणनीति क्या है, उसके पीछे सोच क्या है, कैसे फायदा हो सकता है कांग्रेस को प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने उतारने में? इसे जोड़कर देखा जा रहा है 2022 के चुनाव से और कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, अगर उन्हें दमदार तरीके से अपनी मौजूदगी से वोट बैंक को प्रभावित करना है तो उन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। और इस कारण से कहा यह जा रहा है कि अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो फिर सबसे बड़े उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके खिलाफ क्यों नहीं? क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से जितने भी फेजेस हैं उसके बाद उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार सब पर प्रभाव पड़ेगा और खासतौर पर 2022 के लिए जो पार्टी में स्पंदन आना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, वो जबरदस्त तरीके से आएगा, ये सोच है। और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है मानक, वो ये है कि अगर राहुल गांधी वायनाड और अमेठी इन दोनों जगहों से चुनाव जीतते हैं तो एक सीट वो खाली करेंगे और उस एक सीट के बारे में कहा जा रहा है कि वो केरल की सीट रखेंगे। और संभवतः अगर मान लीजिए वाराणसी में कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो फिर अमेठी से प्रियंका जीत कर जाएंगी पार्लियामेंट, ये तय है। और इस कारण से इस बार रिस्क लेना प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही लाजमी है, एक बहुत बड़ी सोच है और ऐसा लग रहा है कि ये सोच जो है फाइनल सोच में तब्दील होती जा रही है। इलाहाबाद से सीट घोषित होने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। जी ओके, संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी प्रियंका गांधी को फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में उतारने के बाद सारे के सारे पत्ते कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लेकर खोले नहीं हैं। इलाहाबाद का टिकट भी दे दिया है योगेश शुक्ला को, जो 2009 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन वाराणसी में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है, यानी कि अभी भी कुल मिलाकर 7 दिन का समय, पूरा एक हफ्ता बाकी है यह तय करने में कि वाराणसी से प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी। संजीव, और वाकई संजीव, आपको लगता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी को नहीं, सिर्फ प्रियंका गांधी के यूपी पॉलिटिक्स में थोड़ा आगे बढ़ने को नहीं, कांग्रेस को भी इस चुनाव में फायदा हो सकता है क्या, अगर प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी से आमने सामने की टक्कर लेती हैं तो? यकीनन। देखिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी का जो पॉलिटिकल रिसेप्शन हुआ है वो इतना जबरदस्त हुआ है, उससे वो बहुत उत्साहित है। और जाहिर है कि प्रियंका गांधी जिस तरह कैंपेनर के रूप में इमर्ज की हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, उसका अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल क्रिएट हुआ है और इस पॉलिटिकल कैपिटल को लेकर के और ज्यादा जगहों पर जाया जा सकता है अगर खुद प्रियंका गांधी एक्टिवली कंटेस्ट करती हुई दिखाई पड़ती हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रही हैं तो जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री को कन्फाइन कर सकती हैं, वो मजबूर कर सकती हैं प्रधानमंत्री को कि वाराणसी पर वो ज्यादा ध्यान दें और इस कारण से प्रधानमंत्री दूसरी जगहों पर प्रचार करने उतना ज्यादा नहीं जा पाएंगे। ये तमाम ऐसे सोच हैं जो आज
की तारीख में कांग्रेस के भीतर है। उस कारण से कांग्रेस के रणनीतिकारों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से कंटेस्ट करें। दूसरी बात है कि जो हाई मिलेगा, जो कद मिलेगा प्रियंका गांधी को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सी कंसिडरेशंस हैं, बहुत सी बात है जिसको सोचने के बाद यह तय किया जा रहा है कि एक रॉयल कॉन्टेस्ट को प्लान किया जा सकता है। अगर कांग्रेस को वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में प्रभावशाली रोल प्ले करना है तो प्रियंका गांधी को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और यहां कौन सी बात साथ दे रही है मानक, वो ये कि अभी भी समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि वो भी इंतजार कर रहे हैं क्या। चंद्रशेखर रावण ने कह दिया वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, वाराणसी से पहले कह रहे थे कि वो लड़ेंगे चुनाव। वहां से जो पारंपरिक रूप से उम्मीदवार हुआ करते थे, राजेश मिश्रा, जो कि 2004 में जीते भी थे चुनाव, उन्हें सलेमपुर भेज दिया गया है पास की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि स्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसमें संभवतः इस बार वाराणसी में प्रधानमंत्री बनाम प्रियंका गांधी हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया संजीव त्रिवेदी इस पूरी जानकारी के लिए।